औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शुएब ज़ैदी और आप देख रहे हैं 6 से 7 और 6 से 7 ये ख़ास प्रोग्राम हमारा हालात हाज़िरा पे है। हर दिन 6 से 7 मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम अपने नाज़रीन से जुड़ा रहूँ, जब तक कि हमारे पास एक बहुत मज़बूत टीम बन जाए। बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम आप बराह रास्त ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं और हालात हाज़िरा के इस ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ 2 बहुत ख़ास मेहमान शामिल हैं। हम हर मेहमान हमारे लिए ख़ास होता है, उसकी वजह ये है कि जब वो अपना वक़्त देता है, वो हमारे साथ शामिल होता है, फिर हमारे साथ शामिल होने के बाद वो ख़ास चीज़ें जो हम चाहते हैं, हमें पाकिस्तान से भी कनेक्ट रखें और हमें ऑस्ट्रेलिया में वो गुफ्तगू करने को भी लोग मिलें, तो कम से कम हमें एक पाकिस्तान का, एक छोटे पाकिस्तान का स्ट्रक्चर नज़र आता है। और वही बात है कि वो लोग अपना वक़्त देते हैं, उस पर सोचते हैं। उनमें आज हमारे साथ हमारे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं जनाब आमिर चौधरी साहब। आमिर चौधरी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया कल्चरल एसोसिएशन के। उसके साथ-साथ एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा दोस्त है, जो बहुत सारे मौज़ूआत पे बात करता है, हालात पे नज़र रखता है, अपनी प्रेज़ेंटेशन रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हर अच्छी चीज़ को कोशिश करें, एप्रिशिएट करें कि उसको प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका हमारे साथ शामिल होने का। हमारे दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ न्यू साउथ वेल्स से, सिडनी से जुड़े हुए हैं राजा मोहम्मद असलम साहब। राजा मोहम्मद असलम साहब की तारीफ़ ये है, मैं जो इनको जानता हूँ और एक अरसे से फ़ॉलो कर रहा हूँ और चाह रहा था एक काफ़ी अरसे से इनसे कि किसी तरह से वक़्त निकालें और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके तवज्जुह से राजा तासीर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इन तक पहुँचने का एक मौका फ़राहम किया। राजा मोहम्मद असलम साहब ब्यूरो चीफ़ हैं हमवतन के और मैं हमवतन के लिए भी एक तरह के खादिम का काम करता हूँ। इसके अलावा राजा साहब जो हैं एक और एसोसिएशन है उसके साथ भी ट्रस्टी के तौर पे जुड़े हुए हैं। लेकिन उस सबसे बढ़कर जो चीज़ इस वक़्त शामिल है वो ये कि एक पुराने सहाफ़ी हैं, पुराना तज़कियाकार हैं और नज़र रखते हैं बहुत सारे मामलात पे। हम आज बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने जाऊँगा इकरारुल हसन के साथ जो सानिया हुआ, लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा वाक़या शेयर करना चाहूँगा कि आखिर इकरारुल हसन के साथ जो हुआ हैदराबाद सिंध में, उसमें क्या गलत था? रात के वक़्त एक चोर किसी घर में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा खोला तो मसहरी पर एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट से उसकी आँख खुल गई। चोर ने घबराकर उसकी तरफ देखा और वो लेटे-लेटे बोली, "बेटा, तुम शक्ल से किसी अच्छे घराने के लगते हो। यकीनन हालात से मजबूर होके इस रास्ते पर लग गए होगे। चलो कोई बात नहीं। अलमारी के तीसरे खाने में एक तिजोरी है और उसमें सारा माल है। तुम खामोशी से वो ले लेना, मगर पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी-अभी एक ख्वाब देखा है, वो सुन के ज़रा मुझको उसकी ताबीर तो बता देना।" चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली और शफ़क़त से बड़ा मुतासिर हुआ और खामोशी से उसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना ख्वाब सुनाना शुरू किया। "बेटा, मैंने देखा है कि मैं एक सहरा में गुम हो गई हूँ। ऐसे में एक चील मेरे पास आई और उसने 3 दफ़ा ज़ोर-ज़ोर से बोला, माजिद, माजिद, माजिद।" बस फिर वो ख्वाब ख़त्म हो गया। मेरी आँख खुल गई। ज़रा बताओ तो उसकी ताबीर क्या हुई? चोर सोच में पड़ गया और सोचने लगा ख्वाब की ताबीर। इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा माजिद अपना नाम सुनकर जोर-जोर से उठ बैठा और अंदर आकर उसने चोर की खूब ठुकाई लगाई। बुढ़िया बोली, "बस करो, बस इसको अपने किए की सज़ा भुगत चुका है।" चोर बोला, "नहीं, नहीं, मुझे और मारो ताकि मुझे आइंदा भी याद रहे कि मैं चोर हूँ, ख्वाबों की ताबीर बताने वाला नहीं।" इस गुफ्तगू का मकसद ये था कि इकरारुल हसन ने जो काम किया, उनको कम से कम ये सोच लेना चाहिए था कि ये पाकिस्तान की पुलिस है और वो भी सिंध की पुलिस है, वो भी हैदराबाद की पुलिस है। कि हसन साहब, मैं आपके पास आऊँगा ये जानने के लिए कि ये ऐसा कल्चर कैसा है कि अगर हम उनको जैसे कहते हैं ना कि उनको आईना दिखाया तो बुरा मान गए, यानी द वे इकरारुल हसन इज़ डूइंग, एक सहाफ़ी हैं आप भी और वो भी सहाफ़ी है और बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के काम करना। तो क्या कहेंगे, इकरार की गलती थी या हमारा सिस्टम बहुत करप्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर मुझे आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी और मुझे कुछ कहने का मौका दिया और आप भी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मैं तारीफ़ की ये बयान नहीं रख सकता आपकी। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत ताकत दे कि आप इसी तरह कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करते रहें और हमारे दिलों की आवाज़ बनते रहें। सलामत रहें। आपने जहाँ तक इकरारुल की बात की है, वो तो बेचारा शुरू से ही बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहा है। जी, जी। वो एक अवेयरनेस दे रहा है। जी, वो जी। ऐसे नासूर जो है मुआशरे के, उनको आवाम के सामने लाता है कि जी। आदमी वो सोच ही नहीं सकता उसके बिहाइंड क्या हो रहा था और क्या Absolutely. चल रहा होता है। वो सही। ऐसे वाक़यात लेके आता है। तो असल में बात ये है कि आप देखें कि ये हमारा जो पूरा मुआशरा है,
वो नासूर बन चुका है, एक सही जंग, उसको जंग लग चुका है, और वो मुआशरे में अंदर एक ऐसा नासूर फैल चुका है जिसको आप ये कह सकते हैं मुआशरे को कैंसर हो गया है, हम कैंसर की हद तक पहुंच चुके हैं। ये एक पुलिस ही नहीं बल्कि वो तो मैं समझता हूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लें उसमें आपको इसी तरह के नासूर मिलेंगे और बेशुमार होंगे। तो जहां तक आपने बात की इस वाक़े की, रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, तो उसमें ये है कि देखिए पुलिस का तो शुरू से ये कल्चर है, वो तो नहीं चाहती कि कोई बंदा ऐसा आए जो हमारे जो हमारे घिनौने किस्म के जो किरदार है वो सामने आए। तो वो तो कोई भी, बल्कि ये पुलिस क्या कोई भी अदारा आसानी चाहेगा। तो इकरार हसन तो अपना काम ठीक कर रहा है, और ठीक जो है। उन्होंने किया मैं समझता हूँ वो उन्होंने भी ठीक किया है, क्योंकि वो इस लिहाज से वो थोड़ा सा इसलिए माफी चाहता हूँ, इस लिहाज से कि उनका काम जो है वो तो अपने आप को मसीहा पेश करने का है। सही तो वो समझ रहे हैं कि हमने इस तरीके से इसकी जो तुकाई की है इकरार हसन की, तो ये हमने जायज काम किया, वो तो उसको जायज समझती है। सही बात ये हमारे हमारे मुल्क का अलमी है ये। आमिर भाई, ये इन्होंने अभी जिक्र किया नासूर का है। और अब मैं चाहूंगा कि ये जो नासूर है, इसको इसको मैं चाहूंगा आपसे जानना कि ये हकीकतन नासूर की जब बात हो रही है तो ये तो बीमारी हो गई, बीमारी का कब शुरू हुई, बीमारी सही कैसे होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो पुलिस का जो सिस्टम है हमारे यहाँ ओवरऑल, आई डोंट नो कि सिंध में पर्टिकुलरली ऐसा या ओवरऑल जहां जहां आपने देखा है, कैसे देखते हैं आप पुलिस के इस एक्टिविटी को और इकरार हसन के इस काम को सहाफत के हवाले से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 72 न्यूज़ का और शुएब ज़ैदी साहब आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें, मुझे और राजा साहब को मदऊ किया और मौका दिया ये इन मसाइल पे बात करने का। देखें, पाकिस्तानी जो सोसाइटी है हमारी, वो पुरतशद्दद सोसाइटी है। पुरतशद्दुद, हाँ, बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल किया, पुरतशद्दुद सोसाइटी है ना जी। उसमें आप किसी एक बंदे को नहीं मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते। हमारे आम लोग जो हैं सड़क पे चलने वाले, वो भी हर वक्त हर लम्हा गुस्से का ही शिकार रहते हैं। और पुलिस को बेशुमार इख्तियारात हैं, वो अंग्रेज़ के दौर से चले आ रहे हैं। और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें ऐसी पुलिस जो है वो बहुत सूट करती है जिनके तबादले वो करवा के और अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल कर सकें। सही। और इससे पहले ये पाकिस्तानी मुआशरे में, या जैसे इतना रेवोल्यूशन नहीं आया था, इतनी इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स नहीं था, और बहुत कम इंफॉर्मेशन ऐसी अदारों की बाहर जाती थी। तो ये इनके करप्शन का जितने भी बाब थे वो बंद रहते थे। सही। अब इकरारुल हसन साहब हमारे भाई जो हैं वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, वेरी डेयरिंग, हर जगह पहुंचे होते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि वो आदी हो गए हैं। उनके साथ तो ये कोई पहला वाकया नहीं है। उनके साथ ताजरान ने भी ऐसा किया, कि मिल मालकान ने ऐसा किया। पुलिस वाले तो अगर उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल 10-12 प्रोग्राम किए होंगे, जिसमें से 7-8 में उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हुई, और इस दफ़ा तो इंतहा हो गई। और ये हमारी सोसाइटी का एक रुख है, और हमारी जो सियासत है, जो सियासतदान है, उनको सूट करती हुई ये पुलिस है। सही। तो इसमें जो रेफॉर्मेशन तो बड़ी देर से हम लोग सुनते हैं, ये अपने मुशर्रफ साहब के दौर में पुलिस रिफॉर्म्स का बड़ा जिक्र हुआ। जी हाँ। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। फिर मैं पंजाब की बात करूंगा, वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब ने थाना कल्चर चेंज करने की कोशिश की। पहले सलाम, फिर वो ऐसी जो भी कोई इनके स्लोगन्स थे। जी। लेकिन इनका इख्तियार इतना है शुएब भाई कि आप इनमें से ये तशद्दुद का जो एलिमेंट है ये निकाल ही नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि आप डॉक्टर्स के उसमें भी रहते हैं, आपके अपने बिजनेस भी हैं, आप ये समझते हैं कि साइकोलॉजिकली भी इनको ये इशू रहेगा पावर का, जैसे आप इस तरह की कोई चीज का आइडिया दे रहे हैं? जी, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अपने जो भी इनके मामलात हैं, ये उनका एक्सपोज़र नहीं चाहते।
और जब ये अब मीडिया जो है ये अब एक्सपोज कर रहा है हर एक, यानी कि ये तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को एक्सपोज कर रहा है, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, मतलब बिल क्लिंटन से लेके, ये मीडिया का काम जो है, मीडिया तो इनको समझ नहीं है शायद अभी तक कि ये इसकी ताकत अब सबसे बढ़ गई हुई है, और इन्हें इस बात को तस्लीम करना है, और ये तस्लीम करते हुए इन्हें अपने आप को करेक्ट करना है। लेकिन उनके जो मालकान हैं, जो उनकी पोस्टिंग्स करवाते हैं, जो उनको लेके आते हैं, वो शायद इतने ताकतवर हैं कि वो मीडिया को भी इग्नोर करते हैं, उन्हें पब्लिक ओपिनियन का कोई उनके लिए कोई माने नहीं रखती, और इस तरह के वाकयात जो हैं वो फिर रूनुमा होते हैं। सही। राजा साहब, इसमें आमिर भाई ने एक बड़ा अच्छा एक कहा कि पुलिस रिफॉर्म की बात हुई, और मुझे आज तक याद है कि उन्होंने तो की थी मुशर्रफ ने, लेकिन इमरान खान जब आए तो उन्होंने भी बहुत, और आप तो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मैं तो बहरहाल ये भी आपके तारुफ से इनकार कर गया, आमिर भाई भी उसी तरह के किसी प्लेटफॉर्म से करीब करीब है, तो ये तो बहुत अच्छा मौका है कि दो ऐसे हमदर्द बैठे हुए मेरे सामने, उनसे मैं चाहूँगा कि देखिए, जब हम पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और हमने देखा है, और कल्चर देखिए, आपने इन्होंने मीडिया पुलिस कल्चर की बात की, आपने नासूर की बात की, दोनों एक ही जैसी बातें हैं। क्या इमरान खान के एजेंडे में ये चीजें इंक्लूड नहीं थी जब वो आए थे? बिल्कुल थी जनाब। हमारा तो जो स्लोगन था वो इंसाफ था कि हम इंसाफ लेके आएंगे, इंसाफ के ऊपर चलेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे, अदारों को मजबूत करेंगे। सही। और हर अदारा, ये खाली ये पुलिस की बात नहीं, बल्कि हर अदारे को हम ठीक करेंगे, यानी आप अदालती निज़ाम को हम ठीक करेंगे, पुलिस निज़ाम को हम ठीक करेंगे, हम ये जो पटवारी सिस्टम है इसको हम खत्म करेंगे। सही। हर अदारा हम ठीक करेंगे, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो सके। देखिए, मैं जब भी कोई बात करता हूँ वो हक और सच की बात करता हूँ, क्योंकि ये जो बात है, ये मेरे लीडर ने कहा था कि हक और सच कहो। तो ये बात अब भूल गया जो उसने वादे किए थे, खासकर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में बेशुमार वादे किए थे, और उनको, और देखें कि हमने किया क्या है वतन के लिए। हमने अब आप यकीन करें जदी साहब कि हमने हर वो जो हमारे दिल के अंदर दर्द था उसको हमने अमली जामा पहनाया है, हमने फंड्स भेजे हैं, हमने मुल्क के लिए यहाँ पे हर तरीके, जिस तरीके से हम मुल्क को आगे लेके जा सकते थे हमने कोशिश की है। राजा साहब, यहाँ पे मैं चाहूंगा आपको रोक के, और एक मैं चाह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा, इससे आगे चले जाएंगे तो फिर मुझे वापस उतना आना पड़ेगा। एक राजा मोहम्मद असलम, एक सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी बैठा मेरे सामने। इमरान खान जिस सिस्टम में, जिस तरह से इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि उसकी ये नेग्लिजेंसी है, या हम ओवरऑल इतने टाइट हैं, हमें रस्सियां इतनी बंधी हुई हैं? देखिए सर, चीज है कि ये एक माफिया नहीं है, ये समझ एक वेब माफिया थी, जिसने पूरे उसने पूरे मुल्क को अपने यानी वेब के अंदर समेटा हुआ है, और वो इतने मजबूत हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये देखिए, इमरान खान के पास जो मुशीरान है या उनके जो मिनिस्टर है, उनके ऊपर करप्शन के केस है, या तो कह के नहीं है, बिल्कुल है। तो अब जब एक पूरा, अब वो ये इमरान खान साहब ये नहीं हो सकती उनकी कि जी हाँ जी, क्योंकि ये मुआशरा ही करप्ट है, तो मैं आप कहाँ से वो बंदे जो है, जो साफ और पाक और साफ बंदे लेके आऊँ। लेकिन असल ये है कि इमरान साहब के पास बंदे हैं, लेकिन बिल्कुल है। हमारा मुल्क इतना जखेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। चले कोई नाम बताएं जो मिस कर गया इमरान खान। चले मैं बताता हूँ कि देखिए, नहीं, बात यह है कि हमारी जो पार्टी तरीके इंसाफ जब वजूद में आई तो वो यंग जनरेशन के ऊपर थी, और यही कहा गया था कि हम यंग जनरेशन को आगे लेके आएंगे जो मुल्क के लिए तरक्की का काम करेंगे। तो मुझे बताएं कितने यंग जनरेशन है मासवाए 2-3 बंदों के, और बाकी सारे वही जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर वो पीपल्स पार्टी से नून लीग में आ गया, नून लीग से वो काफ लीग में आ गया, काफ लीग से अब वो पीटीआई में है। यानी अब एक चूचू का मुरब्बा जो है वो हमारे सामने है। तो इस चूचू के मुरब्बे से आप क्या निकालना चाहते हैं? कौन सी ख्याल निकालेंगे? आपने एक अच्छी बात कह दी है। मैं आमिर भाई ये बताइएगा कि इन्होंने कहा यंग जनरेशन, अब तो ये मौजूद इन्होंने एक तरफ दूसरी तरफ ले गए। क्या आप समझते हैं कि यंग जनरेशन बगैर सियासी तजर्बे के, क्योंकि जो फेलियर है बहुत सारे एनालिसिस पे लिखते हैं कि ये सियासी तजर्बा न होने की वजह से है, एक थॉट है। अब मैं असलम साहब का वापस जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या बगैर सियासी तजर्बे के जो हम नए यंग जनरेशन को अगर हम लाते, कि ये उनको एक रिस्क लिया, उन्होंने तजर्बाकार लोगों को लिया और चूचू का मुरब्बा बन गया। इज इट पॉसिबल कि बगैर सियासी तजर्बे के लोग इस्तेमाल हो सकते थे और हम बेहतर शक्ल बन सकते थे?
यंग जनरेशन? शोएब भाई, मैं थोड़ा सा पीछे से चलूंगा। चलें। ये यंग के साथ मैं पहले राजा साहब की बात के साथ देखें, मेरा ये ख्याल है कि खान साहब की ये जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं सारे, ये खान साहब की चॉइस नहीं है। नहीं है जी, ठीक है। दूसरी चीज, जो बात कर रहे हैं कि मामनीन जो हैं या वज़रा जो हैं वो करप्ट हैं, और साथ में ये भी हम लोगों ने गिना कि जी वो पीपल्स पार्टी से भी हैं, कुछ नून लीग से भी हैं, कुछ काफ लीग से भी हैं। इन्हें कहा जाता है इलेक्टेबल्स। सही। और या इमरान खान साहब ने खुद ये बात समझी या उन्हें ये समझाई गई कि जी इनके बगैर आप एक दफा इलेक्ट होकर एज प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर नहीं कर सकते। सही। सच या झूठ, ये तो मतलब आगे तारीख इसको को फैसला करेगी, आगे आने वाली कर रही है ना तारीख, फैसला लेकिन कर रही है आहिस्ता-आहिस्ता। अगर अगर हम ये देखें कि अगर सारे लोग हमने यंग लेके आते, तो पंजाब की मैं सियासत की बात जितना जानिए कि मैं अगर पंजाब में रहने वाला हूँ, पंजाब की सियासत को जितना मैं समझता हूँ, तो यकीन माने कि पहली दफा आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनमें बहुत कम कैपेसिटी होती है कि वो इस्टेब्लिश्ड किसी कैंडिडेट के मुकाबले में आके तो इलेक्शन स्वीप कर जाएं। ये 71 का दौर, भुट्टो साहब का दौर नहीं है। हमने भी मतलब उसकी बातें सुनी हुई हैं और ये हमने खुद देखा हुआ है। सही। तो अभी हमने ये बात हम महसूस करते हैं कि ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं थी कि नए लोग लाकर, यंग ब्लड लाके तो उसको ये ट्राई कराया जाता और नाकाम हुआ जाता। मैं अभी भी होपफुल हूँ कि अगर ये सारा निज़ाम मतलब अब देखें साथ में लोगों की करप्शन एक्सपोज हो रही है। ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत मुश्किल हालात हैं। हम रोजाना की बुनियाद पर जो उम्मीद है वो टूटती है खान साहब से और उनकी गवर्नमेंट से। और फिर खासकर जो मीडिया है, एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो खान साहब की जो छींक भी मारते हैं तो वो उसको भी वो नेगेटिव ले रहे होते हैं। यानी इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी चीजें कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि ये आगे इसको अभी तो 2 साल गुजरे, तो 2 साल और गुजर जाने के बाद हालात इतने बेहतर हो सकते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में खान साहब अपनी नई यूथ जो है, जो उनका ड्रीम है, जो उनके अंदर एक पैशन है यूथ के लिए, वो उसको लेके आए तो लोग उनकी मतलब उनकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी लोगों में। मेरा ये जो यूथ की डेफिनेशन है, इसमें नॉर्मली सबका ये फॉर्मूला है। मैंने जो जितना स्टडी किया है मुझे कुछ डिफरेंट नजर आता है हमेशा। देखिए, आमिर है, उसने एक उम्र गुजारी, उसके बाद उसने लर्न किया और एक विजन बना, और विजन बनने के बाद अगर वो ऑनेस्ट है, असलम साहब हैं, उन्होंने एक मेहनत की, एक उम्र गुजारी, उनका विजन बना, उसके बाद अगर वो ऑनेस्ट हैं, तो मैं समझता हूं कि यूथ के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो जो एक प्रोसेस गुजरा है वो कैसे लाएंगे आप? असलम साहब आप ही बताइए पहले मुझे, फिर मैं आमिर साहब से पूछता हूँ। ठीक है सर, मेरी गुजारिश ये है कि आपकी बात हो रही है एक्सपीरियंस की। हाँ बिल्कुल, एक्सपीरियंस नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। जो पुराने घाक किस्म के लोग करप्ट बैठे हुए हैं, खा जाएंगे वो। ये इनके पास कितना एक्सपीरियंस है? तो ये यानी 70 साल से यही चपटे हुए हैं को एक्सपीरियंस वाले ही, उन्होंने मुल्क को क्या दिया है? आप देखें कि 70 जब से ये पाकिस्तान बना है, ये सारे एक्सपीरियंस वाले वही चेहरे, एक खानदान के लोग में से कुछ लोग निकलते हैं, वो आके MNA MPs बन जाते हैं, फिर दूसरे, यानी ये कुछ ये देखें जो फ्यूडलिज्म है वो हमारे मुल्क के अंदर है। और फिर ये देखें जो दूसरा, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ये भी आपके सामने है, इनकी औलादें वो सियासत में आती हैं और जगीरदारों की औलादें सारी आ रही हैं। वो उनके पीछे सारे जो माफिया जो है वो बड़ा एक्सपीरियंस माफिया है और वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से मुल्क को लूट रहा है। लेकिन कम से कम जो नई यूथ आएगी, कम से कम चले ठीक है, वो इतना उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ जैसे ये 2 साल गुजर गए हैं, इन 2 सालों में तो वो इतने एक्सपर्ट हो चुके होते थे, आप सोच भी नहीं सकते थे। यानी आप देखें ये 2 साल इन करप्ट माफिया के अंदर खान ने गुजार ली है ना, तो अगर यही यूथ को दिए जाते 2 साल, तो मैं समझता हूँ मुल्क कहीं से कहीं पहुंच सकता था।
आपकी एक्सपीरियंस क्या है? असलम भाई हम एक मिसाल ले लेते हैं। कराची, आपकी मिसाल, कराची की मिसाल आपके सामने है। कराची बारिश हुई इस दफा, ये जो बात हो रही थी ना, देखिए कराची में बारिश हुई, बारिश होने के बाद अब वहाँ सिस्टम ही आ गया। देखिए आपके सामने यूथ भी आया कराची में एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन भी आए, कराची में सारी जमातें भी आई, इस वक्त में तहरीक इंसाफ भी है, कराची में एमक्यू पाकिस्तान भी है, पीपल्स पार्टी भी है, सब कुछ है। जनरली एक इसलिए मिसाल ले रहे हैं क्योंकि आखिरकार पीटीआई के अली जैदी साहब या उसके अलावा जितने लोग हैं एमक्यूएम के भी, उन्होंने भी ये कहा कि कराची को फौज के हवाले कर दिया जाए बारिश के लिए भी। तो आप ये बताइए मुझे कि हम जब बात कर रहे हैं यूथ की, हम ये देख रहे हैं कि जो बड़ा सियासतदान पुराना है गाक, वो तो ऐसे खा जाएगा उसको। तो कराची के इस मैटर पे आपको नजर आ रहा है कि यूथ भी इन्वॉल्व थे, सब कुछ इन्वॉल्व थे कराची, फिर भी जो है हालत ये थी कि एक बारिश की वजह से पीपल्स पार्टी कह रही है एमक्यूएम का काम था, एमक्यूएम कह रही है वफाक का काम है। कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे पूछ रहे हैं जैसा बात यह है कि देखिए अभी जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा जिन लोगों ने वॉइस जो उठाई है वो यूथ वाले उठा रहे हैं। वही कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है सिंध के अंदर, ये किस किस्म का हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। ये यूथ वाले तो बोल रहे हैं, जो बेचारे जो मुल्क लूटने वाले हैं, ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये कब से नहीं है सिंध में, आप मुझे बताएं। और सारे इसके अंदर, यानी आप ये देखें कि कायम अली शाह, क्या वो उसके पास कितना एक्सपीरियंस होगा, उसकी एज देखें आप, हजारों साल उसकी एज हो गई है मैम, 10 पार्टी उसकी एज हजारों साल हो गई है, और उसके पास कितना एक्सपीरियंस जमा हो चुका होगा, और वो चीफ मिनिस्टर भी रहा है सिंध का। तो उस एक्सपीरियंस वाले बंदे ने क्या कुछ किया है कि आज छोटी सी बारिश हुई है और वो वहां पे समंदर बन गया है, और समंदर के अंदर मैंने देखा किश्तियां भी चल रही हैं। यानी उन्होंने कहा कि हमने इस कराची को हमने विनस बना दिया है, अब आप किश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उसके अलावा आप नहीं जा सकते। और सबसे ज्यादा वॉइस जो है वो यूथ की बुलंद हो रही है, माफ कीजिएगा, और यूथ से आगे बढ़ रही है। यूथ ही देखें, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये अब ये इसने एक यानी इनकलाब बर्पा कर दिया है सोसाइटी के अंदर, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब छोटी सी बात होती है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है, कोई अब चीज छुपी नहीं रहती, अंदर खाने को काम होता है और कोई ना कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो मंजर आम पे आ जाता है। तो ये आप कह रहे हैं ना कि यूथ तो अभी बेचारी वो अपनी वॉइस को जो है वो बुलंद करती है और कर रही है, लेकिन मसला ये है कि ये जो आप जो कह रहे हैं ना, ये माफिया जो एक्सपीरियंस माफिया है, ये जो एक्सपीरियंस माफिया, जब तक हमारी इनसे जान नहीं छूटती, आप यकीन करें हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आमिर साहब ने कह दिया कि 5 साल लगेंगे, अगले इलेक्शन तक यूथ आ जाएगा। आमिर भाई आपके पास आऊंगा मैं। जी असलम भाई, आप कुछ कह रहे हैं? जी आप यूथ पे, मैंने कहा ट्रस्ट करें, कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ मिलेगा। हमने कहा कि ट्रस्ट कर लिया है, और आमिर भाई का फॉर्मूला है इंशाल्लाह अगले 5 साल बाद अगले इलेक्शन में यूथ होगा। आमिर भाई देखिए, वो एक मुहावरा है कि मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की, तो कराची का हाल तो बिल्कुल ऐसे ही है। आपने, अगर असलम भाई को भी याद हो, आप भी कराची से बाहर दोनों रहते हैं, लेकिन कराची की एक डेफिनेशन ये भी थी कि कराची एक इंटरनेशनल शहर था, एक बहुत बड़ा सिटी था, और कभी नहीं सोचा गया था कि वहां पर कश्तियां भी चलेंगी। तो मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की। मुझे नहीं पता कौन सी चीज बंद हो रही है, क्या हो रहा है, या ऊपर से अल्लाह ताला ने इतनी बारिश स्पेसिफिकली डाल दी है, लेकिन जो कुछ आपने देखा उसको देख के लगता है कि ये फेडरल का फेलियर है या सूबाई फेलियर है, या क्योंकि बल्दियाती सिस्टम तो वहां बाकी नहीं रहा। किसका फेलियर समझते हैं हम? फेलियर तो 18th अमेंडमेंट के बाद ये सूबाई है, इसमें और सच्ची बात है, कराची का जो मसला हमें समझ आता है वो है ओनरशिप का। और मतलब इससे पीछे अगर देखा जाए तो एमक्यूएम वाले अपनी तमाम तर उनके जो भी उनके हिस्सी है उसके बावजूद भी वो उन्होंने लोगों के वोट लेने के लिए अब वो काम करते रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी का और अभी जो बल्दियाती अदारे हैं वो बिल्कुल किसी मतलब वो काम नहीं कर पा रहे। वसीम साहब जब भी आते हैं, वसीम साहब अपना यही रोना रो रहे होते हैं कि वो उनके इख्तियारात काफ़ी नहीं हैं, उनके पास फंड्स काफ़ी नहीं हैं, और ये एक दूसरे के कोर्ट में बॉल फेंक रहे होते हैं। लेकिन हकीकतन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी का काम था, और सज़ा शायद इसलिए मिल रही है कि वहाँ से पीटीआई क्यों इतनी सीटें ले गई।
अगर एमक्यूएम नहीं ले जा सकी तो पीटीआई क्यों ले गई? और फेडरल वाले जो हैं वो मुझे वहां पर बेबस लगते हैं बेचारे। प्रेसिडेंट साहब को भी देखा अगले दिन, वो भी खड्डे में गिर गए, और मतलब इतना वो सारी डिप्लोरेबल सिचुएशन, वो तो ऐसे लगता है जैसे जो नदी है एक वहां पे पीर लाई बख्श कॉलोनी में, वो पूरा कराची जो है वो लेके गरक कर देगी सारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अब जो कश्तियों वाली बात की असलम साहब ने, ये जो अब चल रहा है, इसमें क्या मैसेज है कि कुछ चीजें जानबूझ के फैब्रिकेट की गई हैं ताकि ये इशू इस तरह से रहे, और या फिर ये किया जा रहा है सूबाई तौर पे कि जी हमें हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि अगर इसको हमने एंटरटेन कर लिया तो फायदा तो फिर भी नहीं होना। ये असलम साहब नहीं आमिर भाई, अच्छा, इसमें देखें, ये पीपल्स पार्टी वाले इस मामले में बड़े विंडिक्टिव हैं। एक तो इस सिचुएशन में जबकि जरदारी साहब के ऊपर भी केसेस हैं, उजैर बलोच की जेआईटी सर पे खड़ी है, और वो फील जो पीपल्स पार्टी वाले बड़ा थ्रेटेंड फील कर रहे हैं। तो ऐसे मामलात में वो लोगों के दिलों में जितनी नफरत है, अब देखें जिन्होंने वोट दिए हुए हैं इमरान खान को या एमक्यूएम को, वो ऐसी सूरत हाल में ऐसी नदी में तैरते हुए तो वो दुआएं नहीं देते ना। सही। और वो अपने आप को कष्ट करते होंगे कि हमने इन्हें वोट दे दिया। हालांकि अगर जो असल कसूरवार देखा जाए, वही 18th अमेंडमेंट के बाद सारे फंड्स जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। जो भी रेक्टिफिकेशन करनी थी, जो भी डेवलपमेंट करनी थी, जो भी इनका के इलेक्ट्रिक के जो मसाइल हैं उनको इन्होंने एड्रेस करना था, और अब वो एक दूसरे के कोर्ट में बॉल्स फेंकते हैं कि जी ये सही। राजा साहब, इन्होंने कहा कोई ओनरशिप नहीं रही कराची की। पहला तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको भी लगता है कि कराची का कोई कराची को कोई ओन करने वाला नहीं है? नहीं, देखिए, कराची को ओन करने वाला पीपल्स पार्टी है, उनको वहाँ उसकी हुकूमत है। जैसे आपने बताया कि 18 अमेंडमेंट के जरिए वो सारे इकरार कर चुके हैं, ओन तो वो करती है वो पीपल्स पार्टी को। और लेकिन बात यह है कि एमक्यूएम का तो बेचारे वो शुरू से ही उन बेचारों का मसला ये रहा है कि जो है वो उसमें वो पीछे वो उनके चल पड़ते हैं। तो पहले एमक्यूएम थी, जब अल्ताफ हुसैन साहब थे, अल्लाह ताला उनको मतलब जहाँ वो बैठे हुए हैं वो उनको खैर खैरियत से रखे, वो इस हालत में नहीं है बेचारे, वो बोल सके आप। लेकिन एक वक्त था उनका होल्ड था कराची में, ओनरशिप थी। जब वो एमक्यूएम खत्म होगी तो ओनरशिप तो अब चलेगी पीपल्स पार्टी के पास, क्योंकि वफाकी हुकूमत उसमें इसका कोई इतना बड़ा रोल तो है ही नहीं, स्वाय गवर्नर बनाया हुआ है। तो गवर्नर जब वो अपना ऑर्डर पास कर देगा असेंबली तोड़ने की, तो फिर वो वफाकी हुकूमत के पास चली जाएगी। अभी तो ऑनरशिप अभी तो पीपल्स पार्टी के पास है, वो उसको माने या ना माने। लेकिन ये सारा काम, ये करप्शन का है, ये पीपल्स पार्टी की ये मेरे ख्याल घुटी में पड़ी हुई है करप्शन। ये उसकी पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, हमारी हर पार्टी के अंदर। ये अब देख लें नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून को देख ले, इतनी दौलत होने के बाद क्या फायदा है इतनी दौलत का? आजादी साहब, अल्लाह पाक ने इतना दिया और वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, पीछे से लोग आवाजें कसते हैं। तो ये इनको हुक्मरानों को हम सबक सीखना चाहिए कि जो इतना हम दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, ये आके अंगारे इकट्ठे कर रहे हैं, और ये दुनिया में उनको अल्लाह पाक उनको दिखा रहा है कि वो जो उनके बच्चे बबलू डबलू निकलते हैं बाहर, और वो पीछे उनके जनाब बच्चे लग जाते हैं, और वो टांगे उनको चलाएं गधे की तरह, टांगे चला के उनको पीछे हटाते हैं। ये तो इनकी लाइफ है। यानी कभी कोई सोच सकता था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल के अंदर होंगे और जेल से बाहर निकल के वो इस तरह जलीलो ख्वार बाहर होंगे? कोई सोच? ये अल्लाह की लाठी है। तो ये बाकियों के लिए भी एक सबक अमूज है कि वो अभी उनके पास वक्त अल्लाह ने दिया हुआ है, और समझे तो ये दौलत वगैरह कोई काम नहीं आएगी। तो ये इसमें असलम साहब अभी इन्होंने भी जिक्र किया नैब का और ज़हर बलोच की जेआईटी का भी, तो उसमें अल्लाह की लाठी और जेआईटी जो ज़हर बलोच की थी उसमें तो बहुत सारे लोगों के बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, और कोई भी उससे अल्लाह की लाठी से सीखने के लिए तैयार नहीं है। आप समझते हैं मैं किन किन की बात कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन ये सब आएंगे, जरदारी साहब भी आएंगे, ये जरदारी साहब के साथ बिलावल साहब भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी उनके भी अकाउंट खुले हुए हैं। यानी ये देखो कितनी दीदा दलेरी है कि उन्होंने ये कभी वो सोच भी नहीं सकते कि हमारे ऊपर ऐसा वक्त आएगा कि हम जो ये काम कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर इसका असर पड़ेगा कि हम इस तरह बेनकाब होंगे।
कि हम बच्चों का अकाउंट खोल रहे हैं इतनी दीदा दलेरी से करप्शन के, तो देख लें क्या हाल है उनका, उनके बच्चों के नाम के अकाउंट निकल रहे हैं। अच्छा चलो मजे की बात ये है कि वो और इन्होंने देखो करप्शन के कैसे कैसे तरीके निकाले हुए हैं। कोई रेडी वाला है, कोई खोती रेडी वाला है, कोई यार कोई देखे कोई, यानी आपको मसाले के खाते में कोई डाला हुआ है, और कई जो ऐसे हैं ये उनके अरबों डॉलर जो है वो उनके घरों के अंदर दफन पड़े हुए हैं ऑनेस्टली। अच्छा लेकिन असल में यहाँ पर जब ऐसी बात आती है उस पर मैं आमिर भाई से जरूर ओपिनियन लूंगा, पहले तो अब आपसे पूछता हूँ। अब आपने कहा देखिए नैब रिपोर्ट आई, JIT उसमें आ गई, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब की जो प्रोसेस है उस पर सवाल उठाया हुआ है कि, और आप खुद भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो दो महीने अंदर हैं, उसके बाद उनको राह कर दिया गया है, जुर्म साबित नहीं हुआ है। ऐसा था जी। देखिए बात यह है कि अभी तो प्रोसेस जो है देखिए शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एहतसाब अदालतें जो है वो ज्यादा बनाओ, और ये और ये बन रही हैं, और ये देखेंगे आप आने वाले दिनों में ये इसके ऊपर तेजी से काम होगा। और जैसे जैसे ये इनके ये शिकंजा जो है इनके अंदर जो फंदा इनका जो है ना कसा जा रहा है। अब ये देखेंगे ये जो अभी उस्मान पकड़ा गया है, अपना ये इसका शहबाज शरीफ का जो राइट हैंडेड था वो पकड़ा गया है, और वो अभी देखिए उसको चंद दिनों के बाद वो कैसे कैसे इंसाफात करेगा। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे कैसे इंसाफ करेगा कि आपकी अकल ताक रह जाएगी कि यार इन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या कुछ नहीं किया। लेकिन राजा साहब इंकशाफात तो ख्वाजा बरादरान के साथ भी बहुत हुए, और इस तरह से अलीम खान साहब थे उनके साथ भी इंकशाफात बहुत हुए, और उसके बाद हम सब जानते हैं कि बाद में मालूम पड़ा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ वर्बली थी लेकिन कोई प्रूफ नहीं था उसमें। एक चीज़ तो आप ये ध्यान में रखें कि ये 30 साल से हुकूमत में है, इनके हर नैब के अंदर मेरे दोस्त हैं वो मुझे बता रहे थे कि नैब के अंदर उनके रिश्तेदार हैं, और जब ये शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए गया तो वो नैब ने पहले बता दिया शहबाज शरीफ को आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। तो इनके तो भाई हर जगह पे आदमी बैठे हुए हैं अपने, हाँ, और ये कोई भी काम उनके कोई गेस्ट होने लगता है तो पहले इनको इत्तला पहुंच जाती है। अब ये देखो पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए गई और पुलिस वाले लेट पहुंचे क्योंकि उन्होंने मौका देना चाहते थे कि शहबाज शरीफ यहाँ से जनाब भाग जाए तो हम बाद में पहुंचे कार्रवाई डालें। ये तो भाई ये खाली यही नहीं है, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट्सों ने भी मुल्क का बेड़ा किया हुआ है। अब कितने हजारों ब्यूरोक्रेट्स आपके ड्यूल नेशनलिटी लेके बैठे हुए हैं, यानी उधर भी खा रहे हैं और इधर भी खा रहे हैं, उधर कमाते हैं वो सारे इधर लाखों में पड़े हुए हैं। इस पर बात करेंगे मैं आमिर भाई का ओपिनियन इस पर। आमिर भाई देखिए आपने देखा और इन्होंने नैब की ऐसी चीज भी बताई जो हमें इनडायरेक्टली पता होती है लेकिन आज चैनल के थ्रू मालूम हुआ कि आप क्या समझते हैं उसकी नैब की प्रोसीडिंग जो है वो कितनी रिलायबल है, कितनी ऑथेंटिक है, कितनी ट्रस्टी है, क्या कैसे देखते हैं पूरे प्रोसेस को। उसमें आपने अभी देखा मैंने कि 2-3 नाम मैंने ऐसे भी लिए कि जो गए कुछ अरसा रहे वहां कायम किया फिर वापस आ गए क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। शुएब भाई अदारे लोग चलाते हैं, इंसान चलाते हैं ना, सही, तो वो उस मुआशरे में ही रहते हैं जिस मुआशरे की हम सब बातें कर रहे हैं। सही, वो उससे हट के अगर नैब में जो लोग काम कर रहे हैं वो वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बच्चे भी वहीं रहते हैं, वहीं पे उनके वो पले बढ़े सारा हुआ, तो ये सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे राजा साहब ने कहा कि इनके रिश्तेदार हैं इनके, और ये तो शहबाज शरीफ साहब की ये पॉलिसी थी कि पुलिस में अपने लोग इतने भर दें कि एक वक्त आए कि जब हम ना भी हों, कोई दूसरी पार्टी अगर इलेक्शन जीत जाए तो उनके काम रुक जाएं, थाने कचहरी के उनके काम रुक जाएं और फिर लोग हमारी तरफ देखें। सही। तो अदारों की तो तबाही हो चुकी हुई है, आप किसी भी अदारे की बात इस तरह ऑथेंटिसिटी से नहीं कर सकते। जो बड़े अदारे हैं मैं उनको भी बीच में कह रहा हूँ। सही। तो नैब तो मतलब नैब भी एक हिस्सा है ब्यूरोक्रेसी में। सारा इकदार बदल गई है पाकिस्तान की। सही। अगर आप पीछे 60s में जाएं तो तब बिल्कुल डिफरेंट इकदार थी। आज चले जाएं तो आज हमारे मुआशरे की और ब्यूरोक्रेसी की और पॉलिटिशियंस की ये बिल्कुल मुख्तलिफ इकदार है। सही। ठीक है,
और ये नैब के जो लोग हैं वो भी अपने रिश्तेदारी को देखते हैं और वो ये समझते हैं कि कल कला को अगर पंजाब में हमने ठीक रहना है। आप यकीन माने कि जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ तक खाइफ होते हैं कि ये लोग इतने इनके डीप रूटेड हैं यहाँ पर और इनके इतने हाथ लंबे हैं कि गवर्नमेंट में ना होते हुए भी ये कल को उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, जिसमें से एक सीरियस थ्रेट टू देयर लाइफ्स एज वेल। तो उनके जो मैं अब फिर भी ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नैब के लिए बड़ा जबरदस्त काम भी किया है और ये केसेस भी बने हैं और ये एक्सपोज भी हुए हैं और इस नहत तक बात आ गई है कि जरदारी साहब भी देखें अंदर से वो छूट के आए हैं, नवाज शरीफ साहब भी जेल की हवा खा के बाहर गए हैं और शहबाज शरीफ साहब, और ये कभी पाकिस्तान में से पहले नहीं हुआ। गुड। तो आप समझते हैं कि ये यहाँ तक पहुंचना एक बड़ी कामयाबी है? ऐसे मैं कहता हूँ कि ये वो तब्दीली है इंशाल्लाह ताला। हम लोग जरा फंसे हुए बहुत बुरे हैं ना, दिल चाहता है कि एक सेकंड में तब्दीली आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, आ जाएगी। और ये जो चीजें हो गई हैं ना, ये पिछले 70 साल में इस पाकिस्तान में नहीं हुई। आप सही कह रहे हैं, एक और तब्दीली का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात की आपने। और इसके अंदर देखिए उम्मीद ही जिंदगी होती है। आपने बहुत प्यारी बात की कि ये एक उम्मीद है और इसको अगर उस तरह से एकदम से 100 रिजल्ट पे ना जाए, आप जो प्रोग्रेसिवली मूव हो रही है। अब एक तब्दीली का जिक्र आपने किया और आपने उसको बहुत अच्छे से कहा। एक और तब्दीली आप यकीनन देख रहे होंगे कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का एक नया शोशा शुरू हुआ है और बिलावल और फजलुर रहमान और बाकी सारे के सारे जमा हो रहे हैं और वो वक्त भी आ गया कि शहबाज शरीफ भी उस प्लेटफॉर्म पे हैं। अब फिर वही तब्दीली और यहाँ तक की तब्दीली का फर्क, और दूसरी तरफ से आप खुद देख रहे हैं कि वो जो पुल है वो फिर बनना शुरू हो गया है और वो सारे के सारे जमा होने शुरू हो गए हैं। एक्सेप्ट जमात इस्लामी का हमेशा से एक तरीका रहा है कि वो बहुत आखिर तक इंतजार करती है और फिर देखती है कि उसको किस तरफ जाना है। लेकिन जो जमा हो रहे हैं ऑल पार्टीज के नाम से, इस तब्दीली को जो आपने अचीव की, आप क्या समझते हैं कि इनका जमा होना भी एक उस तब्दीली की कामयाबी की निशानी है या इनके मजबूत होने की निशानी है? मजबूत तो ये बिल्कुल नहीं है। मजबूत तो बिल्कुल अगर ये मजबूत हो तो इनकी इतनी चीखें ना निकले। ठीक है। और हाँ, तब्दीली ये है कि हर एक को खौफ पैदा हो गया है कि अगर जरदारी साहब का गला पकड़ा जा सकता है, अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब को मतलब सवालात हो सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं। तो वो उस घबराहट में, ये वही तब्दीली है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये उस तब्दीली का ये हमसे ज्यादा समझदार लोग हैं जो ये सियासतदान हैं और अपोजिशन में हैं खासकर, क्योंकि इन्हें खौफ बहुत ज्यादा है ना। खौफ उस बंदे को होता है जिन्होंने बहुत कुछ बना रखा हुआ हो। देखें आप, गुरबा को कोई खौफ नहीं है, खोने का जिनको डर होता है खौफ उन्हीं को होता है। एब्सोल्युटली। तो इनके पास जो है इस हर चीज सिर्फ यही खौफ है कि कहीं कुछ ऐसा ना आ जाए, कोई कानून ऐसा ना आ जाए, कोई बंदा ऐसा सजा ना हो जाए कि वो प्रेसिडेंट बन जाए और फिर सबकी बारी लग जाए। और ये होना है इंशाल्लाह, ये अल्लाह की मर्जी है। अगर पाकिस्तान ने रहना है तो ये होना है, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। सही। असला राजा साहब, इन्होंने जो तब्दीली का जिक्र किया, उससे पहले मैं अपने आपके भी एक मोहतरम दोस्त हैं, मेरे भी अच्छे दोस्तों में से हैं, जनाब आसिफ खान साहब। उन्होंने एक कमेंट पास किया है। वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली सो कॉल्ड तब्दीली हैज टर्न इनटू शब्दीली। बहरहाल ये उनका कमेंट है, आप इस पर अगर कुछ कहना चाहें। लेकिन ये जो मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो अचीवमेंट या फेलियर, एक ही काम है। जैसे इन्होंने कहा कि ये फेलियर है, बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा ये मजबूरन जमा हो रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि मैं उस असलम खान से बात कर रहा हूं जो आगाज प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि चीजें कुछ बेहतर नहीं हुई, तो अब उसके सामने ये तो होगा। तो अब आप बताइए कि इसको आप क्या कहेंगे? ये जो बिलावल और ये सारे के सारे जमा हो रहे हैं ऑल पार्टी के नाम से, ये इमरान खान की जो मुश्किलात थी या जो फैसले सही नहीं हुए उसके लिए एक अच्छा इक़दाम है, या ये एक तरह की ये वही तरीका है कि बुरे लोगों को एक साथ जमा होने का? देखिए सर, ये तो पहले भी जमा होते रहे हैं। पहले भी मौलाना साहब कहाँ से निकले थे? कराची से, आपको याद होगा। और कराची से चलते चलते वो जनाब इस्लामाबाद आगे रुके थे और बड़ा वो मजमा लेके, और इमरान खान की हुकूमत अब जनाब अभी गई कि कल गई कि अभी गई। कहाँ चली गई हुकूमत? हुकूमत तो वही है। ये हुकूमत को कुछ नहीं होगा। ये एक अपोजिशन छोड़ के 10 अपोजिशन छोड़ के 20 अपोजिशन छोड़ के ये जितने मर्जी इकट्ठे हो जाए लगन बगड़, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक फौज नहीं जाएगी उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। जो फौज ने जाना है होना वही है।
वो तो आप लोग सारे समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, बच्चा भी समझता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। जब तक फौज की मर्जी है ये हुकूमत चलेगी। जब फौज ने अपनी आंखें फेर ली तो ये हुकूमत नहीं चल सकती 2 दिन भी। ये किसने इकट्ठा किया हुआ है सबको? ये जो बिल पास होते हैं, जो ऐसे हो जाते हैं आपके बिल पास। ये अपोजिशन इतनी तगड़ी है, जरदारी साहब है, अपना मुस्लिम लीग नून है, बाकी छोटी छोटी पार्टियां सारी इनके साथ हैं, तो क्यों नहीं ये बिल को अपना पास, ये क्यों बिल पास हो जाते हैं? हर बिल पास हो जाता है, बजट पास हो जाता है, तो यार ये कैसे पास हो जाता है? ये गवर्नमेंट के पास ही नहीं है कि वो बिल पास करा सके। तो ये कोई ऐसी तो ऊपर चीज है ना, छतरी, जो सबको अम्ब्रेले में लिए हुए है। तो जब तक ये को अम्ब्रेला रहेगा, ये सारे काम इसी तरह होते रहेंगे, ये अपना मजे एंजॉय करते रहेंगे। हाँ ठीक है असलम साहब, आपने अम्ब्रेला का जिक्र किया और अल्टीमेटली वो एक अलग पूरा मौजू है। अब आपने कहा कि ये सब होता रहेगा, इसमें करप्शन तो नहीं होनी चाहिए। अब आपने खुद देखा कि दोहरी शहरियत के, जो आपने पहले गुफ्तगू की थी, दोहरी शहरियत के मामले पर बहुत सारे लोग हैं, 15 में से 7 जो मामलीन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो दोहरी शहरियत के थे। उन 5 में से भी 2 तो बहुत खास थे। एक को तो आप जानते हैं कि तानिया इदरिस को मलेशिया कनाडा से स्पेशली एक प्रोजेक्ट के लिए लाया गया था, और वो प्रोजेक्ट भी डिजिटल पाकिस्तान का प्रोजेक्ट था। और आप देखें कि उन्होंने भी छोड़ दिया। जफर मिर्जा साहब भी हेल्थ के इश्यूज पे थे, कोविड पे काम कर रहे थे, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो इन दोनों की जो रेजिग्नेशन है, इसको आप सियासी रेजिग्नेशन समझते हैं या आप समझते हैं कि ये कोई करप्शन से रिलेट है? क्योंकि दोनों चीजें ज़बान आम पर मौजूद हैं। करप्शन से रिलेट करते समझ रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि दोहरी शोरियत का मामला है? ये दोनों करप्शन से रिलेटेड है जनाब, इनसे इस्तीफे लिए गए हैं आपकी इत्तला के लिए। तो आप समझते हैं कि अब आप ये देखिए, उसने तानिया ने क्या किया, बड़ा अच्छा विजन, बड़ा अच्छा लेके आई, बड़ा जबरदस्त। और ये पाकिस्तान के लिए, अगर काश ये पाकिस्तान के लिए वो कंप्लीट होता, तरीन के लिए ना होता है, पाकिस्तान के लिए होता, तरीन के लिए ना होता, ऐसे ना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब मिलके जहांगीर तरीन के साथ मिलके और जनाब ये कंपनी बना ली और कंपनी को बेनिफिट देना शुरू कर दिया। इसी तरह जफर मिर्जा साहब ने क्या किया, आप देख लें, इंडिया से जो मेडिसिन थी, जितनी भी अपना ड्रग्स थी, वो कहीं कुछ गई थी, जिसके लिए जो वो क्या कहते हैं, वो उनको इजाज़त दी गई थी। और हुआ क्या है, उसके अंदर सारी जो उन्होंने, यानी ये जो माफिया था, तो उस माफिया ने क्या गेम खेल लिया है, खरबों पे ले गए इसी यानी। और उन्होंने हुकूमत को भी बाईपास किया है। ये देखें कि उन्होंने जो हुकूमत को बाईपास करते हुए ये जनाब वो इतने बड़े बन गए हैं, और सारा वो माफिया जो है, ये करप्शन है सारी भाई, ये करप्ट लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये कोई ऑनेस्ट, मैं सच्ची बात करता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि हम इधर बैठे हुए हैं, हमने ना किसी से कोई मुलाजमत लेनी है, और ना इनसे हमने कोई इनसे कोई काम लेने हैं, या ना हमसे कोई प्लाट लेने हैं। तो किसी चीज का डर नहीं है, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छा है, ये आपकी बात सही है, क्योंकि आपके साथ बात सच है। आमिर भाई, अब आप ये देखिए कि 2 नए फेसेस, जफर मिर्जा नहीं थे पहले कहीं, तानिया इदरिस नई फेस, और वो भी वेल एजुकेटेड, एडवांस वर्ल्ड की एक ऐसी सेलिब्रिटी कि जिसने प्रूव किया गूगल को, और उसके बाद वो पाकिस्तान में आई। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जहां ऐसे लोग नए पाकिस्तान के विजन के साथ इमरान खान की टीम में शामिल हों, और उसके बाद आप अब लफ्ज़ ज़बान पर आ ही चुका है कि वो दोहरी शोहरियत वाला मामला नहीं है, करप्शन का मामला है, किस पर यकीन किया जाए जब ऐसे लोग शामिल हों? तो देखें शुएब भाई, वो कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो हमारा जो ये तानिया साहिबा का और जफर मिर्जा साहब का जो भी इशू है, ये डूबियस है, अभी तक क्लियर नहीं। मैं उसके लिए कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, सही, क्योंकि जो तरीन साहब इन्फ्लुएंशियल थे, इसमें किसी को शक नहीं है, नहीं होना चाहिए, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी किया, जिसमें एक ये भी कंट्रीब्यूशन था कि वो ऐसे लर्नड खातून को वो लेके आए। अब कैसी सूरत हाल थी जिसके तहत इनकी अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले ऐसी वो कंपनी बनती है, जिसके तरीन साहब भी डायरेक्टर हैं और ये भी डायरेक्टर हैं, और इनके कोई वकील हैं तरीन साहब के, वो भी डायरेक्टर हैं। और मतलब ये एक डूबियस चीज़ है।
कि why this foundation or this company was created a day before their oath. और फिर आगे चल के इसमें आपको अंदाजा है पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वहां पर आप अगर करप्ट ना भी हो तो वो आपको इतने ख्वाब दिखा देते हैं सुहाने, और इतना वो आपको आसान बना देते हैं करप्शन को कि हर बंदे का दिल करने लग जाता है कि चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। ठीक है। और इसी तरह ही जफर मिर्जा साहब का जो है बड़ा उनका ब्रिलियंट कैरियर है, और वो सारा WHO से उन्हें लेके आए, और वो इसी जज्बे से आए होंगे कि पाकिस्तान में जाके तो मैं खिदमत करता हूँ पाकिस्तान की। और ये जो वहां से ड्रग्स मंगवाई हैं, बजाय के लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगवाए, इन्होंने वहां से विटामिन मंगवाए, और उसमें जाहिर है पैसा इन्वॉल्व होगा, और भी कोई उनकी लैप्सेस हैं उनकी ड्यूटीज में या उनकी परफॉर्मेंस में। तो लेकिन मैं अभी इस स्टेज पे थोड़ा सा ठीक है अब हम प्रोग्राम के आखिर तक पहुंच गए हैं, और अब हमारा ये कि देखिए एक ऐसा इशू जरूर है, और वो आपके और असलम साहब के होने का फायदा ही होगा कि देखिए पहली बात ये कि जैसे असलम भाई ने के और कई दफ़ा कहा उन्होंने कि हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता। बैरून मुल्क रहने वाले लोग जो हैं वो मोस्टली ऑनेस्ट इसलिए होते हैं कि वो अंदर से ना रचे होते हैं, वो कहते हैं ना खाए हुए होते हैं, वो शौक मतलब तकरीबन सिर्फ पावर वाला जो आपने अभी बताया कि वो अगर उधर ट्रैप ना कर जाए तो ऑलमोस्ट दे ऑलमोस्ट यानी कि ट्रीटेड एज ए ट्रस्ट वर्दी। अब वहां पर आने के बाद अब जब ऐसे ट्रस्ट वर्दी लोग मौजूद हों, आप भी जानते हैं कितना मुश्किल प्रोसेस है, ऐसे आप भी एक एसोसिएशन के साथ हैं, वो भी एसोसिएशन के साथ हैं, तो पाकिस्तान में जब एक पॉलिटिकली सिस्टम में बंदा जाकर चाहता है, यहाँ बहुत कुछ सीख चुका होता है, बहुत यानी विजन उसकी डिफरेंट हो चुकी होती है, उसके पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आते हैं, प्रैक्टिकली वो लर्न कर चुका होता है कि अगर हम ये करेंगे, रोड पे ये करेंगे, इलाके में ये करेंगे, पुलिस के सिस्टम में ये करेंगे। तो ऐसे लोगों को जब जाते हैं तो पाकिस्तान में वो जो दोहरी शहरियत का जो कानून है वो उसमें उनको उस लिहाज से अलाउ नहीं करता। तो इस तरह के लोगों को आप क्या समझते हैं कि ये हाउ यू लुक अबाउट दिस रूलिंग कि ये कैसी है, और क्या पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं वो पाकिस्तान में सियासत का ख्वाब छोड़ दें? नहीं, देखें ये रूलिंग जो है या इसके बारे में जो भी इतनी ये स्वेयर किस्म की जो अभी वो करना चाह रहे हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी लाना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे पूरी तारीख है। सही, मतलब अभी मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान ने किसी गुड इंटेंशन से ये लोग बाहर से लेके गए हैं, और वहाँ पे जाके वही मतलब करप्शन के दरिया बह रहा है, कोई उसका शिकार भी हो सकता है। लेकिन जो इससे पहले जो कुछ भी हुआ, बाहर से जो भी इम्पोर्टेड बंदे यानी कि गए हैं, वो दे ऑन पर्पस वो लोग गए हैं, और उन्होंने जाके पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ, और स्पेशली ऐसे लोग जो बाहर सेटल्ड होते हैं, एकदम आते हैं, उन्हें कोई हाई प्रोफाइल कोई पोर्टफोलियो दे दिया जाता है, और वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको भी स्टेक पे लगाने में गुरेज नहीं करते। ये माजी में हो चुका है। अच्छा, अब अफसोस की बात यह है कि ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने ये काम किया हुआ है, उनकी लूटमार उनकी है, जायदादें उन्होंने बाहर बनाई हुई हैं, उनकी औलादों ने वहां पे नेशनैलिटीज ली हुई हैं, जिनकी वजह से ये बाकी सारे पाकिस्तानी जो लोग हम जैसे जो लोग हैं वो भी उसका शिकार बनाना चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान मतलब जैसे राजा साहब बात कर रहे हैं कि हम किसी से नहीं, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि आपको करप्ट होना नहीं पड़ता। ठीक है, आपका काम चल रहा है, आप ओवर द ईयर्स आप इस सिस्टम के आदी हो जाते हैं कि यार करप्शन फ्री ये काम लोगों के होने चाहिए। और लेकिन पाकिस्तान में मामला डिफरेंट है, और मैं ये कहूँगा कि जैसे ये सारा हुआ है, ये जो बात रिसेंटली ये ड्यूअल नेशनैलिटी की चल रही है, तो यकीन माने शुएब भाई, मैं अपनी बात करता हूँ, राजा साहब का दुख देखता हूँ, यहाँ पे दोस्तों यारों के पास बैठते हैं, हमारे पास स्वाए पाकिस्तान के कोई दूसरा टॉपिक या बात नहीं होती, और मैं यकीन माने कि किसी भी पाकिस्तानी से जो वहां पे रह रहा है, बल्कि मैं कह रहा हूँ जो वहां पर सर्व कर रहा है और बहुत ज्यादा फायदे उठा रहा है पाकिस्तान में अपने उसके पाकिस्तानी होने के, हम उनसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, वफादारी रखते हैं और मोहब्बत रखते हैं।
और ये चीज को अगर ये रूल आउट करेंगे कि जी कोई पाकिस्तानी ड्यूअल नेशनल जो है वो उधर जाके सर्व नहीं कर सकता ऐसे, तो ये एक इमरान खान की बहुत बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि उन्होंने आज तक ओवरसीज पाकिस्तानीज को ही अपना सबसे बड़ा सरमाया कहा। सही बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल आमिर चौधरी साहब, क्योंकि हमें याद है कि यहाँ पर जब भी कोई फंड रेजिंग की इस तरह की चीज़ आती है और जिसमें इमरान खान का नाम शामिल होता है, लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिकॉज दे बिलीव कि जो होने जा रहा है वो उसका एंड तक उनको पता है। मैं वापस आपसे भी चाहूँगा कि शॉर्ट आंसर के तौर पर कि हम किस तरह से ये जो ड्यूल नेशनलिटी का जो इशू है, आप जैसे लोग एक्सपीरियंस ले चुके हैं और आपका आलम यह है कि इस उम्र में आप माशाल्लाह यूँ समझे कि इतने दबंग तरीके से कह रहे हैं कि जी हम जो है ना वो हम नहीं डरते किसी से, हमें पता है क्या है। अब ऐसे लोगों को अगर मौका मिलना चाहिए, या ऐसे और बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास दे हैव द विजन एंड दे लाइक टू सर्व द पीपल, लेकिन वहाँ पर जो पाकिस्तान का ड्यूल नेशनलिटी का लॉ आता है, असलम साहब, उसको आप कैसे देखेंगे, क्या करना चाहिए? आर यू एग्री और यू लाइक टू हैव इट मॉडिफाइड? देखिए सर, देखिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जैसे आमिर साहब ने कहा है, ये हकीकत में ये इन्होंने मेरे दिल की बात कही है। हम लोग पाकिस्तान का दर्द जो है ना, जो वहाँ बैठे हुए हैं उनसे ज़्यादा रखते हैं हमें, और वही बात है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारा मौजूद पाकिस्तान होता है। सही। लेकिन बात ये है कि जब ये हुकूमत जो बनती है तो उससे पहले जो सियासतदान यानी इंग्लैंड के अंदर जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया में आते हैं या अमेरिका में जाते हैं, तो जिनके हम वो क़याम करते हैं, जिनका वो जो लोग उनका खर्चा उठाते हैं, जो उनकी होटलिंग के बिल देते हैं, जो उनके लिए शॉपिंग का इंतज़ाम करते हैं, चाहे वो उनका उस मामले में एक्सपीरियंस ज़ीरो हो, नो प्रॉब्लम, बस वो खिलाने पिलाने वाले हों, उनको जनाब यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ से उनको कोई मशीर बना दिया जाता है, चाहे वो उस ओहदे का अहल है या नहीं है, चाहे वो मशीर उस बनने का अहल, उस अदारे का अहल है या नहीं है, उसको जनाब मशीर बनाया जाता है और कहते हैं जनाब हमने देखे जी ओवरसीज पाकिस्तानियों को नुमाइंदगी दे दी है और वो जनाब देख लें हमने अपना वादा पूरा किया है। भाई ये किस किस्म की नुमाइंदगी है? ये आप उन लोगों को लेके जा रहे हैं, तो खाबे खिलाते हैं। बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल समझ गया। हम ये जानना चाह रहे हैं अपने नाज़रीन के लिए कि जो ड्यूल नेशनलिटी का कानून है पाकिस्तान का, जिसके तहत अभी फिर कुछ चीज़ें खड़ी हो रही है कि उसको क्या ड्यूल नेशनल को अलाउ करना चाहिए। अभी कानून ये कहता है कि आप जो है वो जब आते हैं तो आप एक नेशनलिटी छोड़ें फिर सर्व करें, और मैं जितनी स्टडी की है मैं समझता हूँ कि अगर उसको एक चांस मिले कि वो इलेक्शन रन करे ड्यूल नेशनलिटी पे, और उसके बाद जब वो सेलेक्ट हो जाता है देन ही कैन गो आइदर डिसीजन, क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन बगैर इलेक्शन लड़े, बगैर वहां तक पहुंचे, वो ना यहाँ से छोड़ दे वहां से छोड़ दे, इस तरह के इस कानून को क्या कहेंगे आप? नहीं, ये देखिए मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए सरमाया है। जैसे आपने बात की, ये बड़ी अच्छी बात की है, ये मुझे एक नया आइडिया आपने दिया है कि जहाँ से जाएं वो अपने हल्के के लिए कुछ खिदमत करें, वहां पर जाके लोगों से मिलें, लोगों की जो मुश्किलात है, लोग इस एरिया में तो मौजे कर रहे हैं, वो उनको लोगों की मुश्किलात का नहीं पता है। यहाँ पे देखें हालात मतलब कितने टाइट है, लेकिन लोग इस हाल है, गवर्नमेंट उनको दे रही है, मौजे मौज मेला चल रहा है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो लोग सफर कर रहे हैं उनको लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, और लोग जो है वो किस हालत में रह रहे हैं, तो जब यहाँ से जाएंगे लोगों से मिलना मिलाना होगा, वो उनकी खिदमत करेंगे और वो वोट लेके आएंगे, तो मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं ड्यूल नेशनलिटी जो हो उसको इस तरीके से वो इलेक्शन में आए और एक प्रोसेस के जरिए इलेक्ट होके आए और वो मुल्क की खिदमत करें। फिर आपका रिस्क भी नहीं। अच्छा, आखिर में चूंकि 72 न्यूज़ पाकिस्तान की बेसिकली एक यूनिक अप्रोच है, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम मिनी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उसके लिए बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की कोशिश को कैसे देखते हैं और क्या मैसेज जाएंगे और क्या किया जाए और बेहतर हो सके? जी शुएब भाई, यकीन माने कि ये इतनी अच्छी एफर्ट है और इससे पाकिस्तानियों की जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं हम जैसे, उनकी जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो उसको कन्वे कर सकते हैं डायरेक्टली टू पाकिस्तानी पीपल, और शायद इसको कोई सियासतदान भी देख ले और उनके भी दिल में ये बात घर कर जाए कि पाकिस्तानी जो यानी ये असल में है एक ब्रिज है 72 न्यूज़ बिटवीन पाकिस्तानीज ओवरसीज पाकिस्तानीज
and to the people of Pakistan itself. तो ये बहुत अच्छा काम है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और 72 न्यूज़ वालों को ये हिम्मत हौसला दे कि वो इसको जारी रखें और राजा साहब जैसे लोगों को कि भी उनका दुख दर्द और प्यार मोहब्बत पाकिस्तान तक के लोगों तक पहुंचता रहे। लेकिन हम चाहेंगे कि राजा साहब का भी ओपिनियन ले, उस्ताद हैं, हमारे उस्तादों में शामिल हैं वो, जितना उन्होंने कैसे कहेंगे, क्या देखते हैं, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में, मैं आपको साफ बता दूं कि पूरी दुनिया में इस तरह का फोरम कहीं और इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ये खुदा की नेमत थी कि 72 न्यूज़ यहाँ आया और हमें आप जैसे लोग मिले और हमने सोचा कि हम क्यों ना अपना एक छोटा सा पाकिस्तान, जहाँ पर जैसे आमिर भाई ने कहा कि हम ऐसे हैं जैसे नेटवर्क से जैसे मॉडेम से कनेक्ट हुए थे ना, नेटवर्क, तो मॉडेम है पाकिस्तान में, हम नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। क्या कहेंगे आप राजा साहब? ये तो जी आप एक हम ग्लोबल विलेज बन चुके हैं एब्सोल्युटली, और उसमें हमें जो 72 चैनल है वो एहसास ही नहीं होने दे रहा कि जनाब हम ओवरसीज में हैं या पाकिस्तान में हैं। हम यही सोच रहे हैं कि हम क्योंकि पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान के अंदर बैठे उसकी बातें कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और ये बड़ा एजाज है 72 का और आपका, खासकर क्योंकि आप इसको यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो मैं आप तारीफ के मुस्तहक हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके इस मिशन में आगे से आगे लेके जाए। जहाँ तक हम बूढ़ों की बात है, हम तो चले वो कारतूस हैं, लेकिन ये है कि हम आपके साथ हैं। आपसे आपने याद करें, हमने शुरू से आपसे कहा कि हम वो यूथ वाले हम नहीं है, हमें पता है कि क्या है आपके पास क्या है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है कि मैं बुजुर्ग के तजर्बे पे नौजवान, बुजुर्ग के मशवरे पे नौजवान की हिम्मत पर बुजुर्ग के मशवरे को तरजीह देता हूँ। मैं भी वही मानता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आमिर भाई जहां तक पहुंचे हैं या असलम साहब जहां तक पहुंचे हैं, इट हैज अ लॉन्ग प्रोसेस। यस, दे हैव द एनर्जी, लेकिन जो विजडम है उनको अगर आपके साथ लगा दिया जाए या आमिर के साथ लगा दिया जाए, एंड यू विल सी अ डिफरेंट यूथ। ये दिस इज माय कांसेप्ट। एनीवे, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। आखिरी बात मैं करूंगा कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को इन्होंने अब राइट ऑफ वोट दे रहे हैं, उसके लिए भी शर्त लगाएं कि वोट देने के लिए भी फिर सिंगल आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर उधर ये दें, हक दें लोगों को वोट देने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए ना, देखिए बात जाती है, देखिए ना, बहुत खूबसूरत है, सुनने वाले भी होंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम दुनिया में सुने जाते हैं। असलम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का 72 न्यूज़ की तरफ से, और आमिर साहब, आमिर चौल साहब, आपका भी, आप एसोसिएशन को भी सर्व कर रहे हैं, कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे हैं। असलम साहब भी सिडनी जैसी एसोसिएशन में सर्व कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के लोगों का साथ मिलना और खूबसूरत अल्फाज में हौसला अफजाई करना, यकीनन मैं समझता हूँ, और फिर साथ साथ चलते रहना। ये सफर अकेले नहीं चलाया जा सकता जहां तक है, क्योंकि इसके वही है कि ये तो कारवां है और इसमें कारवां लोगों के साथ ही चलता है। उम्मीद करता हूँ असलम साहब के आज की हमारी काविश हमारे नाज़रीन को पसंद आई होगी। मुश्किल मौजू थे। आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही थ्योरेटिकल और बहुत ही इन डेप्थ गुफ्तगू की। असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जोशीला और अपना रियल एक्सपीरियंस सामने रखा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको शुएब ज़ैदी का ये 7 से 8 में हालात हाज़िर का प्रोग्राम पसंद आएगा। कल का हमारा खास प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम कि दुनिया में आखिर वॉलंटियर को क्या इनाम मिलता है। लोग रजाकाराना के तौर पे काम करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता उनका इनाम क्या है। तो कल का एक खास मौजू, उस पर तो हमारे खास मेजबान 6 से 7 में शुएब ज़ैदी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।